नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं नवनीत गुणपाल लेके आ चुका हूँ एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक, जो आपको पशु परिचर की परीक्षा के अंदर तो काम देगा ही देगा। इसके अलावा आपको जैसे एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनको काम देगा। जैसे पशुपालन अपने पढ़ने जा रहे हैं कि इसके अंदर शुरुआत करेंगे अपने शब्दावली से, आगे आगे जैसे जैसे क्लासेस चलती जाएगी आप उनके नोट्स बनाते जाना, ताकि आपको बाद में याद रहे कि क्या कुछ करवा दिया गया है। तो पशुपालन के अपने बारे में पढ़ेंगे। पशुपालन को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री और कई जगह आपको एनिमल प्रोडक्शन शब्द भी मिल सकता है। एनिमल प्रोडक्शन क्यों मिल जाता है एनिमल प्रोडक्शन शब्द आपको? क्योंकि जो ये शाखा है इसके अंदर अपने एनिमल प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसका प्रोडक्शन? एनिमल है। एनिमल से अपने जैसे किसी चीज़ का भी प्रोडक्शन हो सकता है, जैसे दूध का प्रोडक्शन हो गया। अगर अपने मांस का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में, तो इसके बारे में अपने परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि पशुपालन में किसका अध्ययन किया जाता है। पशुपालन में अपने अध्ययन करते हैं उन पशुओं का, पशुपालन में उन पशुओं का अध्ययन किया जाता है जिससे उत्पादन हो या जिससे अपने फायदा हो अपने को। यानी अपने उन पशुओं का अध्ययन करेंगे जिससे अपने को उत्पादन लेना है। यानी अन्य अपने पशुओं के बारे में क्यों पढ़ेंगे? यानी कोई जंगली पशु भी तो हो सकता है, उनके बारे में थोड़ी पढ़ने वाले हैं। तो अपने उन पशुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनसे अपने उत्पादन मिलता है, यानी अपने को फायदा होता है। जैसे जो घरेलू पशु है, यानी जिनसे अपने दूध उत्पादन हो रहा है, जैसे मुर्गियां हैं, मुर्गियों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उनसे अपने को मांस उत्पादन हो रहा है। तो इसी में अपने कह सकते हैं। और पढ़ेंगे क्या? अपने पढ़ने क्या क्या वाले हैं, मतलब जैसे उत्पादन के बारे में, दूसरा प्रबंधन के बारे में। प्रबंधन यानी उनका आवास कैसे बनाएं या उनको किस प्रकार से रखना है, उनकी मतलब बीमारियां क्या क्या हो सकती है, और उनके स्वास्थ्य के बारे में, तो आगे पहले अपने शब्दावली स्टार्ट करनी है, शब्दावली से, ताकि जो जो शब्द पूरी पशु विज्ञान के अंदर आएंगे उनके बारे में अपने पहले डिटेल से पढ़ ले, ताकि आपने को बाद में आसानी हो। तो पहली क्लास शब्दावली के ऊपर रहने वाली है। तो ये छोटी सी परिभाषा थी जो मैंने आपको बता दी है कि इसके अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं आगे क्यों। तो मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि ज़्यादा आपको, सिर्फ मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ ताकि आपको मैं उनके डेफिनेशन के बारे में बता पाऊँ कि ये रियल में होता क्या है। पहले मैंने ये कुछ शब्द लिख लिए हैं, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। चयन क्या होता है? चयन यानी कोई चीज चुनना। जैसे अपने यहाँ पशु की बात कर रहे हैं तो पशु को चुनेंगे, यानी ऐसे इच्छित गुण वाले पशु का चयन। कैसे? अपने को इच्छा है, जैसे दूध की आवश्यकता है अपने को, तो अपने किस पशु का चयन करेंगे? दूध वाले पशु का, यानी वो एक इच्छित गुण हो गया। और जैसे अपने को कोई बैल की आवश्यकता है तो अपने अच्छे भार ढोने वाले पशु का चयन करेंगे, तो इच्छित गुण हो गया। तो अपने इच्छित गुण वाले पशु का चयन, यानी कह सकते हैं हम एक समूह के अंदर से ऐसे पशु का चयन करते हैं जो जिसके इच्छित गुण अपने को, यानी इच्छित गुण है वो उनका चयन करते हैं, यानी जो गुण अपने को चाहिए। कलिंग क्या होता है? कलिंग अवांछित गुण वाले पशुओं को अलग करना। अवांछित गुण वाले पशुओं को अलग करना। कैसे? अवांछित गुण क्या हो गए? गुण वाले पशुओं को अलग करना।
अवांछित गुण, कोई पशु रोग से जैसे ग्रसित है, कोई एक पशु को कोई रोग हो गया और वो छुआछूत का रोग है, तो उसको बाहर निकालना होगा उस पशु को, तो वो एक अवांछित गुण हो गया। या कोई पशु मार रहा है किसी को, तो उसको अगर बाहर निकालना है, यानी कलिंग हो गया। कलिंग मतलब बाहर निकालना या अलग करना, यानी दूसरे पशुओं से अलग कर देना। डोकिंग क्या होता है? डोकिंग, भेड़ में पूंछ काटी जाती है, भेड़ में पूंछ काटना। पूंछ काटने की जो क्रिया है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? डोकिंग कहते हैं। और ये कब की जाती है? जब जो मेमना है, जैसे वो 1 से 2 सप्ताह के आयु का जब होता है, तब उसकी पूंछ काट दी जाती है। पूंछ क्यों काट दी जाती है? पूंछ इसलिए काट दी जाती है क्योंकि भेड़ों को क्या कहते हैं? भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं, यानी भेड़ों पर परजीवी ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए तो उनकी पूंछ इसलिए काट दी जाती है क्योंकि उनकी पूंछ होती है लंबी। और लंबी पूंछ होने के कारण जब वो रेगिस्तान वगैरह में जहाँ भी चरने जाती है, तो वहाँ के कुछ परजीवी है पूंछ के द्वारा उसके शरीर पर फैल जाते हैं, तो इसलिए उनकी यानी पूंछ है वो काट दी जाती है, ताकि परजीवी उन पर चढ़ ही ना पाए और कोई रोग से, मतलब जो अपने पशु है वो रोग से ग्रसित ना हो। डिसबर्डिंग क्या होता है? डिसबर्डिंग और डी हॉर्निंग, ये दोनों शब्द थोड़े से समझ में थोड़े अलग हैं, वैसे एक ही हैं, लेकिन अगर समझे तो दोनों अलग अलग शब्द हैं। डिसबर्डिंग यानी डिस का मतलब हटाना, और बडिंग का मतलब क्या हो गया? बड को हटाना। और डी का मतलब हटाना, और हॉर्न यानी हॉर्न, सिंगों को हटाना। तो बडिंग क्या होती है? बडिंग जब पशु यानी नया पशु जब जन्म लेता है, तब उस टाइम उसके छोटे छोटे यानी सींग आने तभी स्टार्ट होते हैं, यानी उसके अभी बड बनी है, यानी पूरा सींग तैयार नहीं हुआ है, यानी वो कठोर नहीं है अभी तक सींग। तभी उसी टाइम उस पर क्या करते हैं, या तो उसको दाग देते हैं, या उसको किसी भी यानी ठंडा या गर्म दागना, दो प्रकार होते हैं। तो उससे इस कलिका को दबा दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं डिसबर्डिंग। और डी हॉर्निंग क्या होता है? डी हॉर्निंग जब सींग बड़े बड़े हैं किसी पशु के, यानी ये सींग बड़े बड़े हैं, यानी पशु मार रहा है तो क्या करेंगे? उसके कुछ सींगों को काट दिया जाता है, यानी जब बड़े सींगों को काटा जाता है तो उसको बोलते हैं डी हॉर्निंग, यानी सींगों को हटाना। और बडिंग मतलब ये छोटी छोटी कलिका थी, उनको हटाना क्या कहलाता है? डिसबडिंग। डिबिकिंग क्या होता है? इसको मैं लिख देता हूं, सींगों को हटाने की क्रिया। हटाने की क्रिया। फिर आता है डिबिकिंग, इसमें भी यही रहेगा। बीक का मतलब होता है चोंच, और डी का मतलब होता है हटाना, यानी जब किसी चोंच को हटा रहे हैं। चोंच को क्यों हटाएंगे भाई? क्यों हटाएंगे चोंच को? जैसे अपने मुर्गी पालन के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर पशुपालन में अपने एक मुर्गी पालन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जब मुर्गियाँ हैं वो उसके अंदर NaCl की कमी हो जाती है, तो इसी कारण वो क्या करती है, वो एक दूसरे पक्षियों को चोंच मारकर घायल कर देती है। तो इससे अच्छा है कि उनकी चोंच ही काट दी जाए, तो उससे क्या है, उसकी चोंच काटी जाती है। और चोंच कितनी काटी जाती है? चोंच काटने की प्रक्रिया या प्रक्रिया, ये कितनी काटी जाती है? ऊपरी चोंच है, जो ऊपरी चोंच 1/4 हिस्सा काट दिया जाता है, 1/4 भाग, और निचला हिस्सा है जो वो 1/8 भाग काटा जाता है, यानी इस प्रकार से चोंच काट दी जाती है, यानी ऊपरी चोंच थोड़ी ज़्यादा और निचली चोंच थोड़ी कम काटी जाती है, इस प्रकार से। और डीवर्मिंग क्या होती है? डीवर्मिंग यानी कुछ पशु है जैसे मिट्टी वगैरह खाते हैं, या उनमें कोई मतलब जैसे कपड़ा वगैरह खा लेते हैं, तो उनके अंदर कुछ जर्म्स होते हैं, जैसे वो चले जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं पेट के अंदर। तो क्या करते हैं, उन कीड़ों को हटाना, यानी वर्म को हटाना,
वर्म, कीड़ों को क्या बोलते हैं? वर्म। तो उन वर्म को हटाना क्या कहलाता है? डी वर्मिंग। पेट के कीड़ों को मारने की क्रिया। फिर प्रसव आता है। प्रसव क्या आता है? प्रसव होता है पशु, जब मादा पशु अपने बच्चे को जन्म देती है, उस जन्म देने की क्रिया क्या है? प्रसव कहलाती है। मादा पशु द्वारा बच्चा पैदा करने की क्रिया। इसके बाद में अपने आगे शब्द पढ़ते हैं, जो वो देखते हैं कि क्या होता है। इससे पहले देख लेते हैं कि चयन क्या था। इच्छित गुण वाले पशु का चयन। कलिंग क्या था? अवांछित गुण वाले पशुओं को अलग करना। डॉकिंग, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया 1 से 2 सप्ताह के करीब। और डिसबडिंग, डिस यानी एक बर्ड को हटाना। हॉर्निंग, हॉर्निंग यानी हॉर्न, डी हॉर्निंग यानी हॉर्न को हटाना। और डी बिकिंग यानी बीक को हटाना, यानी चोंच को हटाना। और डी वर्मिंग यानी वर्म्स को हटाना। और प्रसव यानी मादा पशु द्वारा बच्चा पैदा करने की क्रिया होती है। इसके आगे देखते हैं। तो आगे की जो प्रक्रिया है मैंने वो लिख दी है। कैनाबोलिज्म क्या होता है? कैनाबोलिज्म मुर्गियों में चोंच मारकर एक दूसरों को घायल कर देती है। चोंच मारकर एक दूसरे पक्षियों को घायल करना। और ये क्यों करती है ऐसा? ऐसा ये इनमें NaCl की कमी आ जाती है। NaCl यानी नमक की कमी आ जाती है। NaCl की कमी के कारण एक दूसरे को चोंच मारने लग जाती है। फिर इसके बाद में आते हैं दो, ये फ्लशिंग और स्टीमिंग अप। इनका शब्द का अर्थ एक ही है लेकिन होती अलग अलग है। कैसे? इनका अर्थ है सांद्रित पदार्थ लेना। लिख देता हूँ, पूरी परिभाषा लिख देता हूँ। भेड़ को अतिरिक्त सांद्रित पदार्थ देना। क्यों देंगे अतिरिक्त सांद्रित पदार्थ? क्योंकि भेड़ गर्भित है, यानी अभी ये भेड़ है जो बच्चा पैदा करने के लिए मतलब रेडी है। ठीक है, भेड़ को अतिरिक्त सांद्रित पदार्थ देना। और देंगे कब? ये देंगे 1 से 2 सप्ताह पहले। एक अनुमानित समय होता है कि अब भेड़ को जैसे ब्याने के अंदर एक से 2 सप्ताह पड़ा है अभी, तो उससे पहले उसको कुछ खली वगैरह या दी जाएगी या उसको कुछ हरा चारा वगैरह दिया जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? अतिरिक्त सांद्रित पदार्थ देना, उसको कहते हैं फ्लशिंग। और स्टीमिंग अप किस में करते हैं? स्टीमिंग अप करते हैं गाय भैंस में। गाय भैंस में गाय भैंस में सांद्रित पदार्थ देना। कब देंगे? 6 सप्ताह पूर्व। और फिर आता है डाउन कवर। डाउन कवर क्या होता है? डाउन कवर होता है 15 दिन पहले का अनुमानित समय। जब पशु ब्याने वाला है तो उससे 15 दिन पहले का जो अनुमानित समय है तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन कवर। यानी 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय। फिर आता है कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है? पहले बार मैं मिटा देता हूं ताकि थोड़ी जगह खाली हो जाए।
कास्टिंग क्या होता है? पशु को जमीन पर गिराना। और क्यों गिराया जाता है जमीन पर? पहले लिख देता हूं, पशु को जमीन पर गिराना। जमीन पर उसको गिराया जा सकता है। जमीन पर गिराने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे या तो किसी का कोई, जैसे खुर खुर काटना है किसी पशु का, तो उसको गिराया जा सकता है, या उसको इंजेक्शन देना है, या उसकी सर्जरी करनी है, या फिर उसका कोई दांत वगैरह निकालने हैं, तो भी उसको पशु को जमीन पर गिरा सकते हैं। और किस तरफ गिराया जाता है? पशु को बाईं तरफ गिराया जाता है, बाईं तरफ गिराते हैं। क्यों? क्योंकि दाईं तरफ पशु के रुमेन पाया जाता है। रुमेन की तरफ गिराने से पशु के अंदर आपरा की समस्या हो जाती है, आपरा न आए, इसीलिए इसको बाईं तरफ गिराया जाता है। और कास्टिंग की दो प्रक्रिया होती है, यानी गिराने के लिए दो मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक बुरलेज विधि, बुरलेज विधि, और रिफ्यूज विधि। मान लीजिए जैसे ये पशु है, तो अगर इसको इस प्रकार से रस्सी डाल दी जाती है, यहां से रस्सी डाली जाती है ऐसे, फिर तो होगी वो बुरलेज विधि। और इस अगर इस पशु के वी शेप के अंदर, यानी इस प्रकार से रस्सी डाली जाती है, तो वो होती है रिफ्यूज विधि। तो फिर इसके आगे आगे बढ़ेंगे। ये कास्टिंग हो गया, जमीन पर गिराना और बाईं तरफ गिराया जाता है। और बुरलेज विधि सीधी, जब सीधी रस्सी डाली जाती है ऐसे, और जब इसको ऐसे वी शेप के अंदर डाली जाती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्यूज विधि। इसके बाद में पढ़ते हैं अपने ब्रॉयलर के बारे में कि ब्रॉयलर क्या होता है। ब्रॉयलर क्या होता है? ब्रॉयलर वे मुर्गियां जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। वे मुर्गियां या वे पक्षी, वे मुर्गियां जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, के लिए पाली जाती है। दूसरी बात, लेयर्स क्या होता है? लेयर्स वे मुर्गियां जो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है, अंडा उत्पादन के लिए, अंडा उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां, पाली गई मुर्गियां। फिर आता है ग्रोअर मैनेजमेंट। ग्रोअर मैनेजमेंट क्या होता है? यानी जब तक, जैसे कोई मुर्गी है, वो जब अंडा देना स्टार्ट करती है, अंडा देना स्टार्ट करने के बाद में जब तक वो उत्पादन देती जाएगी, तब तक का जो मैनेजमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रोअर मैनेजमेंट। तो मैं लिख देता हूँ, 8 सप्ताह, 8 सप्ताह की मुर्गी से उत्पादन तक की आयु तक, 8 सप्ताह की मुर्गी से उत्पादन तक का मैनेजमेंट ग्रोअर मैनेजमेंट कराता है। फिर इसके बाद में आता है टीजर बुल। टीजर बुल क्या होता है? टीजर बुल एक, जैसे गायों का जो समूह है या भैंसों का जो समूह है, उसके अंदर एक ऐसा सांड रखा जाता है जिसकी जो नसबंदी कृत है, जिसकी नसबंदी कर दी गई है। और उसको क्यों रखा जाता है? मादा में मद का पता लगाने के लिए। यानी ज़्यादा पशु है तो उनके बारे में पता नहीं लगता है कि कौन सा पशु अभी मद में आ चुका है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक टीजर बुल रखा जाता है। मादा पशुओं में मद का पता लगाने हेतु इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। आगे क्या होता है?
फिर देखते हैं कि फर्टिलिटी क्या होता है। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी एक मादा के अंदर एक मादा में बच्चा पैदा करने की क्षमता, यानी वो कितने बच्चे पैदा कर सकती है, बच्चे पैदा करने की क्षमता। फिर आता है बुलर। बुलर क्या होती है, वह गाय या वह जो बच्चा है जो हमेशा मध के अंदर ही रहती है, वह मादा जो हमेशा मध में रहती है। फिर इसके बाद में आता है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है, खीस बोलते हैं जिसे, जैसे प्रसव के बाद का पहला दूध। फिर आता है फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन क्या होती है, फ्री मार्टिन का मतलब होता है बांझ बछिया। बांझ, जो बछिया बांझ होती है, यानी जो बच्चा पैदा करने में असक्षम होती है, उसको बोलते हैं। ये फ्री मार्टिन कैसे होती है, फ्री मार्टिन कैसे होती है, जब दो जुड़वा पैदा होते हैं, दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से एक, जैसे दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, और एक में से ये है नर और ये है मादा, यानी दोनों अलग अलग हैं लेकिन जुड़वा है। तो जो जो ये मादा होगी, ये मादा बांझ होगी, और इसे क्या बोलते हैं, इस बांझ मादा को फ्री मार्टिन कहते हैं। ठीक है, फ्री मार्टिन। दो जुड़वा बच्चों में बांझ मादा, बच्चियां नहीं लिखता हूं, अच्छे से समझा जाएगा। ग्रूमिंग क्या होता है, ग्रूमिंग पशुओं में खुरहरा किया जाता है। खुरहरा कैसे, खुरहरा वो खुरहरा नहीं, खुरहरा का मतलब है कि जैसे पशुओं के ऊपर ब्रश वगैरह से ग्रूमिंग की जाती है, यानी उनके ऊपर जैसे खुजाया जाता है पशुओं को, खुरहरा करना। क्यों खुजाया जाता है, इसके कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, एक कि पशुओं में बाहरी परजीवियों से बचाने हेतु रक्त संचार अच्छा हो इसलिए, और अशुद्धियों से बचाने के लिए, यानी पशु स्वस्थ रहता है, यानी उसके ऊपर जो कचरा वगैरह होता है वो साफ रहता है, अशुद्धियों से बचाने हेतु। फिर आता है पेल्ट। पेल्ट क्या होता है, पेल्ट होता है भेड़ के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मारकर कह दें, मरी जाता है वो, मारकर उनकी जो खाल होती है जो उतार ली जाती है, यानी घुंघराले बाल होते हैं उस पर छोटे छोटे बारीक बारीक, और उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेल्ट। यानी भेड़ के एक दिन के बच्चे को मारकर
उसकी घुंघराली खाल उतार ली जाती है। भेड़ के एक दिन के बच्चे को मारकर उसकी घुंघराली खाल उतार ली जाती है, और इस खाल को ही क्या कहते हैं? पैल्ट कहते हैं। और इस खाल को पैल्ट कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है विनिंग। विनिंग क्या होता है? विनिंग ये जो नीचे की लाइन है मैं साफ कर रहा हूं। विनिंग क्या होता है? मादा पशु के जो मादा पशु होती है, जो अभी अभी जिसका जो प्रसव है वो कंप्लीट हुआ है, वो उसके जो बच्चा है उस बच्चे को अलग कर दिया जाता है उससे। क्यों अलग कर दिया जाता है? ताकि कई मादा है जो अपने बच्चे के बिना दूध नहीं देती है, या वो जब मर जाता है तब वो दूध देना बंद कर देती है या मारने लग जाती है, तो इस घटना से बचने के लिए विनिंग की क्रिया की जाती है। विनिंग क्या होता है? मादा से उसके एक से अधिक दिनों के बच्चे को अलग करना, यानी आवश्यकता अनुसार उसको अलग कर लिया जाता है। उसके एक से अधिक दिनों के बच्चे को अलग करना। बच्चे को अलग करना। फिर आता है मध चक्कर। मध चक्कर क्या होता है? मध चक्कर यानी एक पहले मध से दूसरे मध के बीच की जो अवधि है, यानी ये जो पहला मध है उसके बाद में जो दूसरे मध के जो बीच की जो अवधि है, इसको बोलते हैं मध चक्कर। यानी मादा में 2 मध कालों के बीच की अवधि क्या कहलाती है? मध चक्कर कहलाती है। तो पहले आपने देख लिया था कि फर्टिलिटी क्या होता है? एक मादा में बच्चे पैदा करने की क्षमता, यानी एक मादा कितने बच्चे पैदा कर सकती है। पुनर क्या होता है? वह मादा जो हमेशा ही मध में रहती है, यानी जो बांझ की सी कंडीशन होती है, यानी जो बच्चे पैदा तो नहीं कर सकती क्योंकि वह मादा हमेशा ही मध में रहती है। और कोलेस्ट्रम, प्रसव के बाद का जो पहला दूध होता है, यानी जो खीस होती है, अपने बोलते खीस, तो उसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। प्री मार्टी 2 जुड़वा बच्चों में बांझ मादा जो बच्चे होती है, यानी 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें से एक नर होता है एक मादा होती है, तो वो मादा होगी वो बांझ होगी, तो उस बांझ मादा को क्या कहते हैं? प्री मार्टी कहते हैं। ग्रूमिंग क्या होता है? ग्रूमिंग मैंने मिटा दिया यहाँ पर। ग्रूमिंग क्या होता है? खुरहरा, यानी उसको उसके शरीर को खुजाया जाता है, पशु के जो शरीर होता है उसको खुजाया जाता है ताकि उसकी जो बाहरी अशुद्धियां हैं वो उतर जाए और रक्त संचार अच्छा बना रहे, इसलिए ग्रूमिंग की क्रिया की जाती है। पेल्ट क्या होता है? भेड़ के एक दिन के बच्चे को मारकर उसकी घुंघराले खाल है, घुंघराले बालों वाली जो खाल है वो उतार ली जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो मुलायम जो बाल होते हैं उसकी कीमत थोड़ी अच्छी होती है, उसके लिए उस बच्चे को मारकर उसकी खाल है वो उतार ली जाती है। उस खाल को क्या कहते हैं? पेल्ट कहते हैं। विनिंग क्या होता है? मादा में उसके मादा अभी जो प्रसव जिसका हुआ है कंप्लीट, उस मादा के बच्चे को उससे अलग कर लिया जाता है। ताकि क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो मादाएं बाद में बच्चे के बाद में दूध नहीं देती है, तो उसकी क्रिया यानी वो बाद में भूल जाती है। पशु ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकता, तो तभी अगर उसी टाइम उससे अलग कर लिया जाए तो उसको उस मादा को उस बच्चे की आदत नहीं है तो वो दूध आराम से यानी देती रहेगी। तो उस मादा को उसके एक से अधिक दिन के बच्चे से अलग कर देना क्या कहलाता है? विनिंग। और मध चक्कर क्या होता है? मादा में 2 मध कालों के बीच की जो अवधि होती है वो मध चक्कर कहलाती है। इसे इसके बाद में देखेंगे मध्यकाल क्या होता है। मध्यकाल क्या होता है?
जब मादा पशु नर पशु के साथ संभोग की इच्छुक होती है तो उस टाइम को क्या कहते हैं? मध्यकाल। यानी मादा पशु नर के साथ संभोग के इच्छुक होती है उस टाइम को क्या कहते हैं? मध्यकाल कहते हैं। गर्भकाल क्या होता है? गर्भकाल यानी उस वह टाइम जब मादा 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 में, यानी ये प्रक्रिया जो कंप्लीट हो चुकी है, मध्यकाल की जो प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, यानी नर और मादा का जो संलयन है वो हो चुका है, उसके बाद में गर्भकाल की अवस्था आती है। यानी जब अब बच्चा यानी अपना यानी जो भ्रूण है वो तैयार होना स्टार्ट हो चुका है। अब भ्रूण के स्टार्ट होने से लेकर और बच्चा पैदा होने तक की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? गर्भकाल कहते हैं। यानी भ्रूण निर्माण से लेकर प्रसव तक की जो घटना है, प्रक्रिया क्या कहती है? गर्भकाल कहलाती है। शीयरिंग क्या होता है? शीयरिंग होता है भेड़ में ऊन को हटाने की जो क्रिया है, ऊन हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? शीयरिंग कहलाती है। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग होता है जब पशुओं के ऊपर निशान बनाने के लिए, निशान क्यों बनाया जाता है? पहचान के लिए बनाया जाता है। पशुओं को दागा जाता है कैसे? यानी या तो कोई गर्म रोड से या ठंडी रोड से उसके ऊपर गोल निशान बना दिया जाता है या प्लस का निशान बना लिए थे। यानी जैसा भी निशान हो, जैसा उसके मालिक की जो इच्छा हो उसके जैसा वो निशान है बना देता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? ब्रांडिंग कहते हैं। यानी पशुओं पर ठंडा या गरम दाग कर निशान बनाने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? ब्रांडिंग कहते हैं। यानी वो एक ब्रांड बना दिया गया। यानी ब्रांड पर क्या होता है? टैग ही तो लगा होता है और वो निशान लगा होता है, उसी से क्या होता है? ब्रांडिंग होता है। मतलब ब्रांडिंग उसी नाम से आपने याद रख सकते हैं। ये पशुओं पर ठंडा या गर्म दाग कर निशान बनाने क्या कहलाता है? ब्रांडिंग कहलाता है। टैटूइंग क्या होता है? टैटू बनाना, आजकल तो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है टैटू बनाना। तो टैटू क्या होता है? पहले कुछ निशान ऐसे गोद दिए जाते हैं, यानी जिस प्रकार जो नाम लिखना अपना चाहते हैं उसको गोद कर उसके ऊपर स्याही को रगड़ा जाता है। जो परमानेंट स्याही होती है उसको उसके ऊपर रगड़ा जाता है, जिससे उस पर निशान बन जाता है। तो ये ज़्यादातर कान के अंदर की जाती है। कान के जो अंदर की जो साइड होती है उस पर की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि दूसरी जगह तो बालों वगैरह पर उतर जाती है, लेकिन कान के अंदर जो है ना तो वहाँ पर बाल होते हैं और वो मुलायम भी होती है, वहाँ की जो सतह होती है। तो इसीलिए टैटू कान में की जाती है। तो कान में गोद कर मतलब निशान मशीन वगैरह से, यानी जो सुराख वगैरह निकाल कर इस प्रकार से निशान बनाकर उस पर स्याही को रगड़ा जाता है। कान में गोद कर स्याही को रगड़ कर निशान बनाना। फिर इसके बाद में आता है टैगिंग। टैगिंग क्या होता है? पक्षी है, पक्षी पर ना तो अपने दाग सकते हैं और ना ही उनके जो कान वगैरह में कहीं पर भी, यानी पंखों वगैरह पर गोद तो सकते नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं? उनके टैग डाला जाता है। तो या तो उनके पैर में या गले में किसी भी प्रकार का टैग डाल दिया जाता है। जैसे ये इसका पैर है
और यहाँ पर मैं जैसे टैग डालना चाहता हूँ तो मैं इस प्रकार से यहाँ पर कुछ इस टैग के ऊपर कोई भी निशान बनाकर इसके पैर के अंदर टैग डाल देता हूँ, या कोई भी इस प्रकार से पक्षी है उसके गले के अंदर यहाँ पर मैं टैग डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से टैग डालकर यानी पहचान करने का एक तरीका है ये। तो टैग डाला क्यों जाता है? पहचान करने के लिए। टैगिंग की क्रिया, टैगिंग क्या होता है? पहचान करने के लिए रबड़ या एल्यूमिनियम के छल्ले डाल दिए जाते हैं। एल्यूमिनियम के यानी टैग डाल दिए जाते हैं, एल्यूमिनियम के छल्ले डाले जाते हैं, पैर या गले में डाल देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? टैगिंग कहते हैं। कैपोनाइजेशन क्या होता है? कैपोनाइजेशन जैसे पशु, नर पशु के अंदर जैसे बोल देते हैं, कोई पशु है जैसे गाय या भैंस का जो सांड है उसमें तो बोल देते हैं कि बधियाकृत नर है ये, ठीक है। और मुर्गे के अंदर क्या बोलते हैं? उस बधियाकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कैपोनाइजेशन कहते हैं। यानी मैं लिख सकता हूं कि मुर्गे में बधियाकरण की क्रिया क्या कहलाती है? कैपोनाइजेशन। और जिस मुर्गे का कैपोनाइजेशन कर दिया गया है, यानी जिस मुर्गे में बधियाकरण करते कैसे हैं पहले तो वो देख लेते हैं। कैसे करेंगे? या तो सर्जरी वगैरह करके इसके वृषण कोष को हटा दिया जाता है, और अगर नहीं हटाया जाए तो एक हार्मोन आता है, हार्मोन की जैसे गोलियां आती है जिसको बोलते हैं डाई इथाइल स्टिल वेस्टल हार्मोन। डाई इथाइल स्टिल वेस्टल हार्मोन। और इससे क्या करते हैं? डाई इथाइल स्टिल वेस्टल हार्मोन की जो गोलियां हैं वो मुर्गे के यहाँ पर गले के अंदर कट लगाकर उसके अंदर वो गोलियां रख दी जाती है। और ये हार्मोन है, यह हार्मोन जो मादा मुर्गी होती है उसका हार्मोन है, यानी मादा के लिए जो प्रेरित हार्मोन है, जो मादा को यानी जो प्रेरित करता है मादा लक्षणों को, वो हार्मोन है। तो मुर्गे के जब यहाँ पर गले में रखा जाएगा तो वो मुर्गे के अंदर स्रावित हो जाएगा, और धीरे धीरे जब वो गोली अपना कार्य स्टार्ट करना मतलब शुरू करेगी, कार्य स्टार्ट करेगी, तो क्या होगा? जब जो नर मुर्गे के जो लक्षण हैं वो मादा मुर्गे के जैसे होने लग जाते हैं। जिससे क्या होता है, और ये किया क्या हो जाता है कि जो उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, अब मांस उत्पादन के अंदर लगे। तो इसका क्यों किया जाता है? मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए। यह क्रिया की जाती है। और दोबारा बता देता हूं कि मध्यकाल जब मादा पशु जब नर के साथ संभोग करने की जो इच्छुक होती है उस टाइम को क्या कहते हैं? मध्यकाल कहते हैं। गर्भकाल जब भ्रूण निर्माण से लेकर प्रसव निर्माण तक की जो प्रक्रिया होती है, प्रसव तक की जो क्रिया होती है, जब प्रसव होगा उस टाइम तक की जो क्रिया है तो उसको क्या कहते हैं? गर्भकाल कहते हैं। शीरिंग, भेड़ में ऊन हटाने की जो क्रिया है उसको शीरिंग कहते हैं। पशुओं पर ठंडा या गर्म दाग कर जो निशान बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्रांडिंग कहते हैं। और टैटूइंग, कान में गोद कर शाही को रगड़ा जाता है उसके ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं? टैटूइंग कहते हैं। टैगिंग क्या किसको कहते हैं? टैगिंग जब जो पक्षियों को गोद तो सकते नहीं तो या ब्रांडिंग भी नहीं कर सकते तो उस टाइम उसको क्या करेंगे? तो उसके एल्यूमिनियम या रबड़ के छल्ले डाल दिए जाते हैं जिससे कि उनकी पहचान हो सके। और
कैपोनाइजेशन, मुर्गे में बधियाकरण की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, कैपोनाइजेशन कहते हैं। डाई इथाइल स्टीलवेस्टर हार्मोन है और उसकी जो गोलियां हैं वो मुर्गे के गले के अंदर रख दी जाती है, जिससे क्या होता है, मुर्गे का कैपोनाइजेशन हो जाता है। और कैपोनाइजेशन किए हुए मुर्गे को क्या कहते हैं, कैपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेन। बधियाकृत किया हुआ जो मुर्गा है उसको क्या बोलेंगे, कैपेन बोलते हैं। मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। आज के लिए धन्यवाद और आगे की क्लास आपको आपके इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।